गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा अनुभाग 4 इतिहास में। इसमें आप पढ़ रहे थे मूल निवासियों का विस्थापन, कि किस प्रकार से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने की उत्पत्ति होती है, वहाँ लोग आकर के निवास करते हैं और जो वहाँ के मूल निवासी उनको वहाँ से हटाया जाता है। अब धीरे धीरे संवैधानिक अधिकारों की भी बात की जाती है। उस समय जो वहाँ के अमेरिकन, जो यूरोपियन जो आबादकार थे, वो 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष के कारण लोकतांत्रिक भावना को जन्म देते हैं। वहीं पूरी और दुनिया में राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक पहचान बनाई जाती है उनके लिए। एक कारण प्रमुख था कि संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। यानी प्रयास किया जा रहा था कि संपत्ति का अधिकार सभी को दिया जाए। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारी राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, यह सिर्फ किसके लिए था? गोरे लोगों को। वहाँ के मूल निवासियों को नहीं था, जो बाहरी जो लोग आ रहे थे उनको भी नहीं था। एक कनाडाई जो मूल निवासी थे, डैनियल पॉल, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि अमेरिका स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति दोनों के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस जो पाइन थे, इन्होंने बताया कि समाज को संगठित करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के रूप में किया गया था। इसके आधार पर दलील दी गई थी कि अमेरिका के जो मूल निवासी है, इनको मिसाल माना गया और यूरोपियन लोगों ने एक लोकतंत्र उन्मुखी आंदोलन के बीज अमेरिका में डाले और अमेरिका की क्रांति भी, और लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। लोगों को बाद में संपत्ति का अधिकार दिया गया, चुनाव आदि के अधिकार भी दिए गए। धीरे धीरे ये जो बदलाव की जो लहर थी वो अमेरिका और कनाडा में फैल रही थी। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के जो मूल निवासी थे उनमें कुछ बदलाव होने प्रारंभ हो चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली एक आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक मंदी से पहले कुछ साल पहले 1928 में एक समाज वैज्ञानिक थे, लेवाइस मेरियम, इनके निर्देश में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस, जिसमें बताया गया था कि रिजर्वेशन में रह रहे जो मूल निवासी, उनको एक रिजर्वेशन का स्थान, एक अलग से स्थान दिया गया था। उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का एक बहुत ही बुरा चित्र बताया गया था कि उनको ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, उनके पास शिक्षा भी नहीं है, उनके पास स्वास्थ्य भी नहीं है, उनको कोई अधिकार भी नहीं है। ये इन्होंने अपनी सर्वेक्षण में प्रकाशित किया, लेवाइस मेरियम ने। गोरे अमेरिकाओं को इस सर्वेक्षण को देख कर के उनके मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी। इन्हें लगा कि जिन्हें अपनी संस्कृति को हम निभाने के लिए रोक रहे हैं, नागरिकता के लाभ से हम वंचित कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून बना 1934 में, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल में जो निवासी थे उनको ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया। ये सबसे पहला कानून था जो मूल निवासियों के लिए बनाया गया था कि वो अब ज़मीन भी खरीद सकते हैं और ऋण भी ले सकते हैं। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदे जो मूल निवासी थे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों को खत्म करने की उम्मीद से विचार किया कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, क्योंकि वे यूरोपियन संस्कृति को अपनाएंगे। ऐसा सोच करके किया था कि ये हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि यूरोपियन लोग बाहर से आए थे और अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया था, तो वो चाहते थे कि मूल बाशिंदे भी ये अपनाएं। लेकिन मूल बाशिंदे ये नहीं चाहते थे, वे अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए 1954 में मूल निवासियों ने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की। इन्होंने एक अपना 1954 में एक अधिकार निकाला, जिससे बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हम नागरिकता तो स्वीकार कर लेंगे,
लेकिन हम रिजर्वेशन वापस नहीं देंगे, हमारी परंपराएं में कोई दखल अंदाजी नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से ऐसा ही फिर बिल्कुल कनाडा में हुआ, जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ वैसा ही कनाडा में भी हुआ। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि आदिवासियों को अधिकारों को मान्यता नहीं देगी, लेकिन मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इनका विरोध किया, धरना प्रदर्शन किए, वाद विवाद हुए, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में इनको भी मान्यता देनी पड़ी। 1882 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों को मूल निवासियों के मौजूदा जो आदिवासी अधिकार थे कि आपके अधिकार वैसे ही रहेंगे, समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलेगी। ये सवाल हल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन हल नहीं हो पाया। परंतु इन अधिकारियों की बारीकों के बारे में फैसले बाकी थे, लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा था कि दोनों मुल्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, दोनों के जो मूल निवासी थे वे चाहते थे कि हमारी संस्कृति वैसी ही बनी रहे। 18वीं शती के मुकाबले अपनी संख्या में कम थे ये, फिर भी इन्होंने संस्कृति को निभाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक दावेदारी लड़ी। और ख़ास तौर से हम बात करें कनाडा की, तो वो भी कनाडा के जो लोग थे मूल निवासी, वो भी चाहते थे कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी पवित्र भूमि है, इस पर हमारा अधिकार हो, हमें भूमि पर भी अधिकार हमारा हो। तो फिर धीरे धीरे ये अधिकार सरकार के द्वारा दिए जाने लगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के द्वारा। जो परिवर्तन उनके उनके पूर्वज नहीं कर पाए थे 1880 के दशक में, वो लोग अब नए लोग करने लगे थे। इस प्रकार धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में कुछ नए अधिकार बनने लगे थे और मूल निवासियों को कुछ अधिकार मिलने लगे थे। इसी में हम देखें तो ब्रिटिश राज्य के जो अधीन जो भारतीय थे, इन पर ब्रिटिश राज्य मनमाने ढंग से कर लगाता था और इन्हें अपने बराबर का नहीं मानता था। तर्क भी दिया जाता था कि ये सही रूप से जिम्मेदारी वहन करने वाले नहीं हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, इनको भी यहाँ के जो ब्रिटिश जो लोग थे, गोरे लोग थे, वो नागरिक नहीं मानते थे, इन्हें असमान मानते थे। और तर्क क्या दिया इन्होंने कि ये पिछड़े हुए हैं, आदि मानव हैं और इनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं है, भविष्य के बारे में ये सोचते नहीं हैं, ये बचत नहीं करते, इनके पास शहर नहीं है, तो इनको भी मूल निवासी नहीं मानते थे ये लोग, अमेरिका के मूल निवासी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। अब ऐसे ही तीसरे लोग भी थे इसमें, अमेरिका में अफ्रीका के मूल दास, जो यहाँ के बागानों में कार्य करते थे और दास बन गए थे। इनके लिए भी चाहते थे कि ये दास ही बने रहे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था इनको, और माना गया था कि ये निकृष्ट लोग हैं, इसलिए इनको दास ही बना रहना चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे अमेरिका में क्रांति भी, लोगों ने अपने अपने विचारों को लेखकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया और धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवर्तन आया और कनाडा के अंदर भी नए कानून बनने लगे। थैंक यू।